लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं यंग इंडिया। 2019 के आम चुनाव को लेकर नेता से लेकर वोटर तक बेताब हैं। तमाम सियासी पार्टियों के नेता चुनावी महाकुंभ में कूद चुके हैं। कहीं नामांकन का दौर चल रहा है तो कहीं रैली और जनसभा के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश हो रही है। चुनावी महाकुंभ में मुद्दों के आसरे सियासी दलों के नेता सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन देश के युवा आखिर क्या चाहते हैं? नौजवानों के लिए कौन सा मुद्दा अहम रहेगा? देश में नौजवान कैसी सरकार चाहते हैं? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम बीकानेर के डूंगर महाविद्यालय कैंपस में युवाओं के बीच पहुंची। हमारा मकसद युवाओं की आवाज को धार देना है। यहाँ के नौजवानों में विवाक अंदाज में अपनी राय रखी। क्या कहता है यहाँ का नौजवान, सुनिए। जी राजस्थान का खास शो यंग इंडिया आज देश भर के साथ साथ राजस्थान के नौजवानों की आवाज बन चुका है। हम इस शो के जरिए 2019 में होने वाले आम चुनाव को लेकर युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। हम युवाओं के बीच उनके मुद्दे, उनके सपने और सरोकारों की चर्चा करते हैं। तमाम सवालों को लेकर नौजवानों की सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम आज बीकानेर के डूंगर महाविद्यालय कैंपस में युवाओं के बीच पहुंची है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय के तौर पर इसकी पहचान है। कहा जाता है कि मरुधरा की राजनीति की धूरी भी इसी कॉलेज से शुरू होती है। सांसद अर्जुन राम मेघवाल पिछले 10 सालों से बीकानेर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अर्जुन राम ने राजनीति में 2009 के चुनाव में किस्मत आजमाई और सांसद बन गए। फिलहाल वो मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। 2009 में परिसीमन के बाद से यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से बीकानेर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 16वीं लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल के प्रदर्शन की बात करें तो सदन में उनकी मौजूदगी 98% रही। अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में कुल 166 बहस में हिस्सा लिया और 343 प्रश्न पूछे। इस दौरान उन्होंने 16 निजी बिल पास करवाए। सांसद मेघवाल ने अपनी सांसद निधि का 69.24% क्षेत्र के विकास कामों पर खर्च किया है। बीकानेर में पानी यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। शहर को 2 हिस्सों में बांटने वाले रेलवे क्रॉसिंग की समस्या है। वर्तमान सांसद के कामकाज को लेकर नौजवान आखिर क्या सोच रखते हैं? हम सीधे चलते हैं युवाओं के बीच। नमस्कार जी, राजस्थान के इस खास कार्यक्रम यंग इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में हम पहुंचे हैं बीकानेर के डूंगर कॉलेज में और यहाँ के युवाओं से जानेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा हो चुकी है और युवाओं में कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जोश नजर आ रहा है। इन तमाम युवाओं से हम पूछेंगे महत्वपूर्ण 5 सवाल। ये युवा हैं डूंगर कॉलेज के, सबसे बड़ा कॉलेज है पूरे संभाग का और दूर दूर से युवा जो है छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुँचते हैं। 5 महत्वपूर्ण सवाल इस तरह है। पहला सवाल हमारा, 2019 में देश में कैसी सरकार ये चाहते हैं। दूसरा सवाल, सरकार से आपकी उम्मीदें क्या क्या है। तीसरा सवाल, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। चौथा सवाल कि अगर आप एक दिन के लिए पीएम बनते तो क्या करते। हमारा 5वां और आखिरी सवाल, आपका सांसद आपकी कसौटी पर खरा उतरा कि नहीं। इन तमाम 5 सवालों के साथ हम शुरू करते हैं आज का सिलसिला यंग इंडिया का। आप बताइए 2019 में कैसी सरकार चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं? पहले तो जी राजस्थान का धन्यवाद देना चाहता हूं कि युवाओं की उन मुद्दों को, युवाओं की उस सोच को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का काम जी राजस्थान कर रहा है। पहले तो पूरे बीकानेर की ओर से मैं जी राजस्थान का धन्यवाद देना चाहता हूं और हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें युवाओं की सोच हो। खास तौर से आज युवा पूरे देश के अंदर आंदोलन हो, चाहे फिर अधिकार के लिए सड़क पर जो उतर कर लड़ना पड़ता है। सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए बेरोजगारी। आज डिग्रियां लेकर युवा सड़कों पर भटक रहा है या फिर आत्महत्या करता है या जो अपराध बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण बेरोजगारी है। सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का, लेकिन सरकार इस वादे से मुकर गई और अन्य मुद्दों को आगे करके बेरोजगारी के इस मुद्दे से भटकाने की कोशिश सरकार की जा रही है। आप बताइए कैसी सरकार चाहते हैं 2019 में? 2019 में हम यही किसान सरकार चाहते हैं जो युवाओं की सोचे, युवाओं को रोजगार मिल सके, किसानों को उनका कर्ज माफ कर सके, वो ढंग से उनकी व्यवस्था कर सके। अब बताइए 2019 में कैसी सरकार? सबसे बड़ा काम तो
किसानों के लिए होना चाहिए, क्योंकि अन्नदाता वही होते हैं। सबसे बड़ा काम उनके लिए सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो किसानों के लिए की जानी चाहिए। और जो युवाओं का जो बढ़ता हुआ जोश है रोजगार के प्रति, आप हर जगह देखते हो, जरूरी है रोजगार, तो उसके बिना कुछ नहीं, तो रोजगार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप बताइए 2019 में कैसी सरकार चाहते हैं? 2019 की सरकार में हम ये चाहते हैं कि युवाओं के प्रति समर्थन किया जाए, युवाओं को उनके आगे बढ़ने के लिए समर्थन में लाया जाए और किसानों से संबंधित तथा व्यापार से संबंधित क्षेत्र में उन्नति हो, ताकि रोजगारी के अवसर बढ़े। आप बताइए कैसी सरकार 2019? युवाओं के लिए कुछ साधन होना चाहिए रोजगार का, किसानों के लिए उनके लाभ के कार्य होने चाहिए, ये सिर्फ सरकार द्वारा किए जाने चाहिए। अगला सवाल ले लेते हैं। सर आप बताइए सरकार से क्या क्या उम्मीद है आपकी? हमें सरकार से मुख्य उम्मीद तो ये है कि अभी देखिए सबसे बड़ी समस्या जो है भारत में वो है बेरोजगारी है, और है ना किसानों के लिए भी सबसे बड़ी मुख्य समस्या है। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आवेदन करने चाहिए, जिससे युवा वर्ग का विकास हो सके। आप बताइए क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से यही उम्मीदें हैं कि किसानों को अपना समर्थन मूल्य मिले और युवाओं को बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधन मिले। आप बताइए क्या उम्मीदें हैं सरकार से? मेरे ख्याल से युवाओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार को अपना काम करना चाहिए। आप बताइए क्या उम्मीद है सरकार? जो सरकार ने जो बेरोजगारी के विरुद्ध उन्होंने पद देने की काम किया था वो उन्होंने किया नहीं, इसके प्रति पद देने और बेरोजगारी हटाने का मेन कार्य करना चाहिए। आप बताइए। सरकारें जो भी चुनाव से पहले नियम रखती है वो फिर लागू नहीं करती है। हमारी यही मांग है कि जो शर्तें रखती है सरकार वो चुनाव के बाद लागू करे। तीसरा सवाल ये है मेरा आपसे कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? जो भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और युवा हैं जो उनको रोज़गार नहीं मिलने के कारण वो अपराध की दुनिया की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी सरकार चाहिए हमें कि जो युवाओं को रोज़गार दे सके, किसानों को पूर्ण लाभ मिल सके, बेरोजगारी भत्ता मिल सके और समर्थन मूल्य मिल सके। सपनों का भारत कैसा होना चाहिए आपको? भारत का विकास है वो सर्वांगीण विकास होना चाहिए। किसी एक स्तर पर युवाओं का तो होना ही चाहिए, उसके साथ में जो भी मान लीजिए गरीब है उनके मकान होने चाहिए, उनके साथ में जो किसान है उनको पर्याप्त जो मूल्य है उनको मिलने चाहिए। और भारत युवाओं का देश है, तो ऐसे जितने भी युवा है उनको जो बेरोजगार है उनको रोजगार है वो मिलना चाहिए। आप बताइए आपके सपनों का भारत कैसा हो? जी सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो देश के अंदर माहौल क्रिएट हो रहा है, जो यानी असामाजिक तत्व तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक कायम होना चाहिए, रोजगार, देश का किसान, देश का नौजवान मजबूत होना चाहिए और देश विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आना चाहिए। हम आने वाली सरकार से यही उम्मीदें करते हैं और हमारी सरकार ऐसी हो जो हम सभी किसानों के लिए, रोजगारों के लिए काम करे, किसानों के लिए काम करे। हम इसी उम्मीद के साथ ये इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और जो निकम्मी सरकार है, जो देश विरोधी सरकार है, हम उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यह काम सबसे पहले देश का युवा करेगा और इसी से हम शुरुआत करेंगे। अगर इनको एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाता तो ये क्या करते? तो शुरुआत करता हूँ, अगर आपको पीएम बना देते एक दिन के लिए तो क्या करते आप? सबसे पहले तो पूरे देश के अंदर उच्च स्तर की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। अगर कक्षा 12 तक की पढ़ाई राज्य के विद्यालयों के अंदर निःशुल्क करवाई जाती है तो हम चाहते हैं किसान और गरीब परिवार से जो विद्यार्थी आता है उस विद्यार्थी को उच्च स्तर की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। सही, अगर पीएम बना देते तो क्या करते? किसानों और युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार मिले और पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य निःशुल्क दवाइयाँ ये पूरे भारत में फ्री मिले। आप बताइए पीएम बनते तो क्या करते? मैं पीएम बनता तो सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ़ करता, क्योंकि वही अन्नदाता है। उनका कर्जा माफ़ होगा तो वो अच्छी फसलें उगाएंगे जिससे हमें फ़ायदा होगा, इससे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। और जो ये आजकल तो देखते हैं सीमा पे बहुत तनाव हो रहा है, तो इसमें सेना को पूर्ण रूप से छूट देने का मुख्य कार्य होता है। आप बताइए अगर पीएम बनते तो क्या करते? सबका विकास सबका साथ, इसी प्रकार सभी विषय में सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार, चाहे किसान, सभी को एक साथ लेना चाहिए। आप बताइए एक दिन के लिए पीएम बनते तो क्या करते? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मैं सभी बहुजनों का विकास करता और जो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और किसानों को कर्ज माफ करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपके जो लोकल सांसद है वो आपकी कसौटी पर खरा उतरे कि नहीं उतरे इस सवाल को, क्योंकि लोकल अब चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, क्या कहेंगे आपके सांसद? जी, हमारे सांसद महोदय को भारत सरकार ने बहुत बड़े पद से नवाजा है, लेकिन सांसद महोदय सिर्फ पद को लेकर यानी देश के अंदर इधर उधर घूमे हैं। बीकानेर लोकल के अंदर उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया है,
विकास जो यानी बीकानेर शहर का विकास जो रुका है वैसा का वैसा अभी तक रुका है। जो फाटकों की समस्या है, यातायात की समस्या है, वैसी की वैसी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय सांसद महोदय ने ऐसा कोई काम नहीं किया। कैंटीन बनाई आपकी? जी सर, ऐसे छोटे मोटे स्तर के काम तो हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष भी कर सकते हैं। ये कोई सांसद लायक काम नहीं है कैंटीन बनाना। आप बताइए, आपके सांसद कसौटी पर खरे उतरे कि नहीं उतरे? सर, हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल बीकानेर के सांसद वो कुछ हद तक अपनी कसौटी में उतरे हैं। जैसे उन्होंने बिल पास करवाया फाटक की समस्या के लिए। आगे कार्य चालू नहीं होने के कारण मेन ये है कि वहाँ की लोकेलिटी में लोगों ने केस कर दिया, इसलिए वो काम आगे नहीं चालू कर पाए। तो ये आपके सांसद कसौटी पर खरे उतरे कि नहीं? जी नहीं उतरे। उन्होंने ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया जिससे हमें लगे कि उन्होंने बीकानेर कुछ विकास किया है। बीकानेर 10 साल पहले था वैसे ही अभी दिखाई दे रहा है। कुछ हद में उन्होंने कुछ किया है कार्य, बाकी उनका कुछ कार्य नहीं। आप बताइए। हमारे सांसद जो थे माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, उन्होंने हमें 2 साल तक हमने उनको चुनाव जिता के सांसद बनाया, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं करा पाए हैं जिससे कि बीकानेर का विकास हमें दिखे कि हमारा बीकानेर का विकास हुआ है। जैसे कि कई जगहों पे सड़कों का निर्माण अभी भी नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं तमाम सवाल और उनके बीच तमाम मुद्दों पे युवाओं की अपनी राय है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर चर्चा करेंगे और कुछ सवालों के साथ। लॉलीपॉप की तरह कांग्रेस को वोट के लिए उन्हें कर्ज माफी का वादा किया है। SC/SC की अगर बात करें, उनमें भी काफी ऐसे धनाढ़े लोग बैठे हैं जिन्हें कोई मतलब है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश के अंदर सरकार हुआ करती थी, तो सरकार ने 4 गुना फीस बढ़ाकर जो गरीब परिवार से विद्यार्थी आता है उसको शिक्षा से दूर रखने की कोशिश की।
बार फिर स्वागत है आपका खास कार्यक्रम यंग इंडिया में। मौजूद हैं बीकानेर संभाग के सबसे बड़े कॉलेज डूंगर कॉलेज में, और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। एक बार फिर सवालों के साथ सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे महत्वपूर्ण 5 सवाल इस तरह से हैं कि किसी भी तरह की जो कर्ज माफी है वो कहाँ तक जायज़ है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं। तीसरा सवाल, देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव की जरूरत है। चौथा सवाल, इस बार कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। और पांचवा और आखिरी सवाल, हर 5 साल में सरकार बदलने की जो परिपाटी है उसको कैसे मानते हैं। इन तमाम 5 सवालों के साथ शुरू करते हैं दूसरा सेगमेंट हमारे इस खास कार्यक्रम का। किसी भी तरह की जो कर्ज माफी है वो कहाँ तक जायज़ है। 100% कर्ज माफी को जायज मानेंगे, क्योंकि जब देश के धन्ना सेठों को कर्जा माफ किया जा सकता है तो जो अन्नदाता इस देश का पेट भरने का काम करता है। चौधरी चरण सिंह शुरू से ही कहा करते थे कि देश की विकास की राह खेतों से होकर निकलती है, और इसलिए जब तक देश का किसान सशक्त नहीं होगा, किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक इस देश की कल्पना नहीं कर सकते। जो स्वयं भूखा रहकर इस सर्दी के मौसम के अंदर भी कड़ी मेहनत करते हुए इस देश का लालन पोषण करता है, उस किसान का कर्जा 100% माफ होना चाहिए, और उसे और मजबूत करने के लिए हम लोग किस प्रकार से प्रयास कर सकें वो हमें प्रयास करने चाहिए। ये कह रहे हैं कि कर्ज माफ होना चाहिए, क्या कहेंगे। कर्ज माफ़ी का कई लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों के लिए कर्ज माफ़ किया जाता है, लेकिन वो अपने कर्ज उसके अंडर में लेके अपने कर्ज माफ़ करवा लेते हैं। तो कर्ज माफ़ एक हद दायरा होना चाहिए। जो किसान कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है, सिर्फ उनका कर्ज माफ़ किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने कर्ज माफ कर दिया अभी पिछले दिनों विधानसभा के बाद, क्या कहेंगे, कहाँ तक जाएंगे। जी बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। उन्होंने एक लॉलीपॉप की तरह कांग्रेस को वोट के लिए उन्हें कर्ज माफ़ी का वादा किया है, कुछ हद तक किया है ताकि वो राहुल गांधी को पीएम बना सके। कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी फंडा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कर्ज माफ हुआ है और होना भी चाहिए, जिससे किसान मजबूत हो सके और देश का विकास हो सके। आप ये कितना जायज़ है कर्ज माफ। कर्ज माफ तो संपूर्ण 60% किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए जो है ना। और जैसे देश में हम देखते हैं कि बहुत सारे होते हैं कि यार जैसे विजय माल्या का उदाहरण ले लो, लेकिन किसानों का कर्जे का उनकी कुछ चिंता नहीं है। जैसे देखते हैं पूरे देश में संपूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए। तो ये आरक्षण जो है उसको कैसे देखते हैं। हर जरूरतमंद उस तबके के लिए जो आरक्षण की ज़रूरत महसूस करता है उसके लिए आरक्षण के हम पक्षधर हैं, और कांग्रेस पार्टी शुरू से इस बात की पक्षधर रही है। जो देश के अंदर आरक्षण की प्रणाली लागू की गई वो इसी सोच के साथ लागू की गई थी, जो तमगा पिछड़ा हुआ है कुछ पिछड़े तमगे को हम बराबर की सोच के साथ ला सकें। और इन पिछले 5 वर्षों के अंदर आप देख सकते हैं, चाहे किसानों पर हुए, चाहे दलितों पर हुए, चाहे युवाओं पर जिस प्रकार के अन्याय अत्याचार हुए, पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर लाठीचार्ज एकमात्र तमगा, एकमात्र जो सरकार के पास हथियार था, जेल में डालकर। आपने देखा होगा दलित आंदोलन जो हुआ, उस आंदोलन के अंदर हमारे अनेक भाइयों ने जाने गंवाई इस सरकार की घटिया सोच के चलते हुए। इसलिए हम चाहते हैं कि आरक्षण स्थिति के आधार पर जो तय किया जाता है, जो कांग्रेस पार्टी ने जिस सोच के साथ आरक्षण को लागू किया था, उस आरक्षण के हम पक्षधर हैं। निश्चित तौर पर हर तमके को बराबर लाने के लिए आरक्षण अति महत्वपूर्ण है। आरक्षण को लेकर सर, आरक्षण के अगर देखूं तो मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि एक तो उन लोगों को आरक्षण दिया जाता है जो धनाढ़े हैं, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल तो दूर है इससे, और ओबीसी भी दूर है। एससी एससी की अगर बात करें, उनमें भी काफ़ी ऐसे धनाढ़े लोग बैठे हैं जिन्हें कोई मतलब है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण लेते हैं। और अगर जनरल कास्ट की और ओबीसी की बात करूं तो उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के हैं, उन्हें बिल्कुल भी आरक्षण नहीं है। ऐसा करूं, ऐसा बोले तो उन्हें 1% भी कोई सहयोग नहीं है। तो आरक्षण एक लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सबके लिए घोषित होना चाहिए आरक्षण। जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं उन सबके लिए आरक्षण होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं। आरक्षण से संबंधित ये है कि सभी को आरक्षण नहीं देना चाहिए। जो गरीब जनरल भी हो सकता है, गरीब एससी भी हो सकता है, उसकी आय को देखकर, उसके कमाई के साधन को देखकर उसे आरक्षण देना। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, क्या सोचते हैं। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव ऐसे, जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि जो भी विद्यार्थी है जो गरीब परिवार से है तो उनको शिक्षा है वो फ्री में उपलब्ध हो, क्योंकि जो 12वीं तक शिक्षा है वो तो 10वीं तक है वो तो फ्री में मिलती है, लेकिन उच्च स्तरीय शिक्षा जिसमें काफ़ी खर्च होता है जो हर कोई नहीं कर सकता, ऐसी शिक्षा है वो भी सरकार को फ्री में और उसके लिए पर्याप्त साधन है वो उपलब्ध करवाने चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार की बहुत सारी शिक्षा में परिवर्तन होने चाहिए। आप लोग बताइए, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कहाँ तक जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। अगर 12th तक निःशुल्क पढ़ाया जाता है तो आगे कॉलेज की लाइफ में भी निःशुल्क होना चाहिए, और पूरी तरह संपूर्ण तरह से फीस ये शिक्षा मुफ्त में करवाई जाए, जिससे युवा शिक्षित हो सके, जागरूक हो सके और अपने देश का विकास हो सके। शिक्षा व्यवस्था किस तरह से आप सोचते हैं कि बदलाव की जरूरत है। जैसे हमारी वर्तमान राजस्थान की सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय भंवर सिंह भाटी ने महिलाओं के लिए, जो बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा कर दी है कॉलेज स्तर तक की,
तो मुझे आशा है कि अगर हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने तो देश की शिक्षा प्रणाली के सिस्टम में काफ़ी बदलाव आएगा और हो सकता है कि शिक्षा सभी के लिए, शिक्षा के लिए संपूर्ण यानी शिक्षा प्रणाली चेंज हो जाएगी। देश के हर नौजवान युवा सभी वर्ग को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। हमें माननीय राहुल गांधी से बहुत उम्मीद है और आस। क्या ये कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो जाएगा राहुल गांधी आए? नहीं, उनको खुद को शिक्षा का वो अनुभव नहीं है, वो कब कहाँ बोलना होता है। सबसे बड़ी होती है वाणी, तो वो आतंकवादियों को जी बोलते हैं, उन पर ये विश्वास कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई भी युवा, हाँ राहुल गांधी जी है, उनको घर में बैठ के आराम से पहले बोलना सीखना चाहिए। उनको ये पता नहीं पेड़ क्या होता है, पौधा क्या होता है। वो कभी तो पेड़ को पौधा बोल देते हैं, पौधे को पेड़ बोल देते हैं। तो राहुल गांधी जी हमें नहीं चाहिए। इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे जो है वो प्रभावी रहने वाले, क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे हैं बड़े? सर पहला तो मुद्दा आएगा बेरोजगारी वाला। दूसरा अगर बात करें एजुकेशन फील्ड में कि सारी जो एजुकेशन है उसमें चाहे 12th हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, आगे के लिए उनके लिए फ्री ऑफ द कॉस्ट कर दी जानी चाहिए। इस प्रकार के मुद्दे उठाए जाएंगे। अच्छा, राम मंदिर और राफेल और कई तरह के मुद्दे हैं। सर राफेल का अब तक कोई सबूत नहीं मिला है, बस राफेल उड़ाए जा रहे हैं। ठीक है, वो एक कागज का टुकड़ा है, हवाई जहाज बना के उड़ा दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसमें। ना तो कोई सबूत मिला है ना कुछ और मिला है, सिर्फ ये बातों की है। और तो क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव? इस बार के चुनाव के अंदर जो मेन मुद्दे रहेंगे वो एक तो बेरोजगारी रहेगी, शिक्षा रहेगी, और उसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा जो बहुत पुराना चला आ रहा है तब से लेके अभी तक, वो राम मंदिर का मुद्दा रहेगा। उसके अलावा अभी जो ये सर्जिकल स्ट्राइक सेकंड हुआ था, ये भी एक प्रमुख मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर इनडायरेक्ट देखा जाए तो किसी ना किसी पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। आप बताइए क्या ये तमाम मुद्दे रहेंगे आपकी नज़र में? लगता है आपको कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जा रही है या राम मंदिर, कौन कौन से मुद्दे आपको लगता है प्रभावी रहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो आतंकवाद का रहेगा, और ये सीमा पे जो तनाव चल रहा है यही मुद्दा लेकर सरकार चुनाव की ओर ध्यान दे रही है। लेकिन सरकार को इस मुद्दों से बाहर उठकर देश के विकास के लिए, विकास का मुख्य मुद्दा बनाकर सबको रोजगार देकर, शिक्षा देकर महत्वपूर्ण चुनाव लड़ना चाहिए। आप बताइए कौन कौन से मुद्दे रहने वाले प्रभावी? इस बार कांग्रेस बेरोजगारी, शिक्षा और ये कर्ज माफी के मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी और 100% हमें उम्मीद है कि ये खरी उतरेगी। आप बताइए कौन कौन से बड़े मुद्दे बताइए। मेरे अनुसार बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद है शिक्षा, और ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। और मोदी सरकार है जो युवाओं को सर्जिकल स्ट्राइक मतलब सेना के नाम पर भड़काने की कोशिश कर रही है, और वो चाहती है कि हमारी मतलब सब नाकामियां हैं जो इनके पीछे, सेना के पीछे छुप जाएं। और मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि वो मुद्दों की बात करें, न कि सेना के सिस्टम की कोई बात न करें। आप बताइए कौन से बड़े मुद्दे इस बार प्रभावी रहेंगे चुनाव? जी सर, जय हिंद और जय हिंद की सेना पहले भी मजबूत थी और मजबूत है और मजबूत रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेना के नाम पर देश के युवाओं को गुमराह कर वोट बटोरने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा है देश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का साधन, शिक्षा, चिकित्सा और यानी आधुनिक भारत। यानी कांग्रेस का मुद्दा रहेगा कि भारत को विश्व शक्ति के रूप में बनाकर एक विश्व शक्ति के रूप में भारत को आगे लाना है। तो आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ आप सबसे, 5 साल सरकार बदलने की जो परिपाटी है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, उसको किस नज़र से देखते हैं? सर यही देखूंगा कि इसमें सरकार चाहे कोई भी आओ, इतना मैं श्योर हूँ कि इस जो 2019 में आएगी वो सरकार मोदी सरकार ही होगी, और मैं फुल सपोर्ट करता हूँ उसको। लेकिन उनके जो अलग अलग जो मुद्दे हैं वो जनता के लिए सोचे, बस इतना ही कहूँगा मैं। आप क्या सोचते हैं 5 साल जो बदलने वाली परिपाटी है? नहीं, इस बार सरकार नहीं मिलेगी, इस बार मोदी सरकार ही वापस आएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में देश के विकास के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिससे जनता उन्हें वापस वोट देके सत्ताधारी बनाएगी। सर इसका आप बताइए। 5 साल की परिपाटी एकदम सही है। अगर जनता का पक्ष या जनता उन्हें अपना पक्ष नहीं ले पाती तो अपनी सरकार चेंज कर सकती है। देखिए, राज्य सरकार राज्य के चुनाव थे उसमें वो हो गया, जो सरकार बदलनी थी वो बदल गई। लेकिन केंद्र के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वापस से आएंगे। आप बताइए किस तरह से देखते हैं 5 साल की जो परिपाटी है? जैसे राज्यसभा और ये राजस्थान के ये तो चुनाव, इसमें तो कांग्रेस को भारी बहुमत हासिल हो गया। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में उसको एक नज़र से देखें तो नरेंद्र मोदी देश के होने वाले प्रधानमंत्री होंगे। वो ठीक है, लेकिन क्या ये परिपाटी ठीक है कि नहीं है? हाँ, युवाओं की नज़र से देखें तो नरेंद्र मोदी भारत के लिए, भविष्य के लिए आने वाले प्रधानमंत्री होंगे। आप बताइए जो 5 साल जो सरकार बदलने की परिपाटी है, क्या कहेंगे? उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक तो पप्पू है और दूसरा गप्पू है, बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं दोनों को, दोनों ही। कहीं ना कहीं ये थे बीकानेर के डूंगर कॉलेज के युवाओं की भीड़, जिनके अपने एक मुद्दे हैं, विचार है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं
इन सब के बीच आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक जोश भी युवाओं में नजर आ रहा है। फिलहाल ये था बीकानेर के डूंगर कॉलेज से खास हमारा कार्यक्रम यंग इंडिया। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए कॉलेज के परिसर के साथ यंग इंडिया कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। Co-powered by Amul Company, अब रहो Company, Kings Refined Soybean Oil, सेहत जिसके पास